Let us begin. बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसमें यूनिट नंबर 1 थियरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे थे अपन। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन देखा था अपन ने उसमें। उसके बाद में और क्या देखा था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस वगैरह ये सब देखे थे अपन ने। उसके बाद में एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स अपन पढ़ रहे थे। तो एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो अपन देख रहे थे कि कौन से ऑब्जेक्टिव देखे थे अपन ने इसमें से? ऑर्गेनिक, सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें अपन ने देखी थी। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एक जो है मेन चीज अपनी पेंडिंग थी, वो अपन देखते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? देखो, अपन ने शुरुआत में एक बात की थी कि मेन मोटिव कोई भी बिजनेस का क्या रहता है? प्रॉफिट, बरोबर। मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट रहता है। Profit maximizing behavior has been the most basic assumptions by the economists over the last more than 200 years and still at the heart of neoclassical microeconomic theory। अभी भी जो है पूरा इकोनॉमिक थियरी एनालिसिस अपन प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से ही करते हैं। This assumption is simple, rational and quantitative and is amenable to equilibrium analysis। The firm determines the price and output to maximize the profit with the constraints imposed. Investors expect sufficient profit, fair dividends and to improve the prices of their stock। हर कोई जो है प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। जो इन्वेस्टर्स है वो भी प्रॉफिट ही चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड एवरीथिंग, राइट। हर एक एंटिटी, हर एक बिजनेस भी ट्राई करता है कि कैसे अपन प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज करें। क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज। अगर कोई पर्सन पैसा देगा तो किसको देना चाहेगा? प्रॉफिटेबल को कि नॉन प्रॉफिटेबल को? प्रॉफिटेबल को। एम्प्लॉइज कहां काम करने चाहेंगे? प्रॉफिटेबल बिजनेस में या नॉन प्रॉफिटेबल में? प्रॉफिटेबल में। क्रेडिटर्स रिलक्टेंट टू लेंड मनी टू एंटरप्राइज विच इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट। सिमिलरली सैलरीज, वेजेस, परक्यूसाइट्स कम आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। सब कुछ जो है मेन मोटिव है प्रॉफिट का। पर प्रॉफिट मतलब होता क्या है? प्रॉफिट इन इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटेंट्स डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट। अब इधर बात करते हैं अपन थोड़ी सी। प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ तो। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक जनरल मतलब क्या में से क्या माइनस किया तो प्रॉफिट मिलता है मुझे। काय में से क्या माइनस किया तो प्रॉफिट मिलता है मुझे। सेल्स में से सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल, एकदम सिंपल मैं बोलूं, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किए तो प्रॉफिट मिलता है। इसी को थोड़ा और बेटर तरीके से, सोफिस्टिकेटेड वे से बोले तो मेरा टोटल रेवेन्यू माइनस माय टोटल कॉस्ट, दिस इज माय प्रॉफिट। ठीक है। अकाउंट्स में यही मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में यही मतलब होता है। पर इकोनॉमिक्स में नहीं, क्या ये कॉस्ट के दो पार्ट्स होते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स को छोड़ दो, अभी बताओ अकाउंट्स वगैरह या जो जो भी आपको पता है उसके हिसाब से ये कॉस्ट में क्या क्या आता है? ओके, एडवर्टाइजमेंट, रॉ मटेरियल, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, बरोबर। ये सब चीजें अदर एक्सपेंसेस। चलो, बरोबर, यही अपन जानते हैं। ये सारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, जो एक्चुअली अपने को लगते हैं, जो एक्चुअली इसमें अपना आउटफ्लो होता है, अपने को स्पेसिफिकली लगते हैं, दीज आर कॉल्ड
explicit cost. These are called what? Explicit cost. अब यहां पर एक चीज बताओ, अपन ने वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, परचेज, एडवर्टाइजमेंट, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ कंसिडर कर लिया। इसको मैं थोड़ा कंसाइज करके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लैंग्वेज में लिख दूं क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या पे करते हैं अपन? शाबाश। लैंड को क्या पे करते? रेंट। लेबर को और कैपिटल को इंटरेस्ट। बरोबर? तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें मिलकर के बन गई क्या? मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ध्यान से समझो, अकाउंट्स में ऐसा ही जानते हैं अपन, ऐसा ही है। अब इकोनॉमिक्स में है ना, ये टोटल कॉस्ट में एक और चीज आ जाती है। चौथा फैक्टर कौन सा है? एंटरप्रेन्योर, राइट? वो एंटरप्रेन्योर, उसने भी तो कुछ अपना सामान लाया होगा बिजनेस में, खुद के कुछ पैसे लगाए होंगे, वो खुद का पूरा टाइम दे रहा है वहां पर, उसके लिए भी उसको कुछ बेसिक चीज तो मिलना चाहिए। बरोबर? सर उसको प्रॉफिट तो मिल रहा ना? अरे ऐसा समझो, अगर वो बिजनेस नहीं भी करता था तो लेट से उसने बिजनेस में क्या किया है? दो चीजें, एक तो खुद के 1 करोड़ रुपए लगाए हैं और वो खुद फुल टाइम वहां पर काम करता है। अब अगर वो ये बिजनेस नहीं करता था तो भी ये 1 करोड़ पे कुछ ना कुछ तो कमाता था। अरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए रहते थे, बैंक अकाउंट में नहीं, वो शेयर मार्केट में लगाता था, कुछ भी एक करता था, एफडी करता था, तो उसको बिना बिजनेस किए भी 10% तो वैसे ही नॉर्मली मिलता था, लेट से कहीं पर भी। बरोबर? प्लस वो फुल टाइम यहां पर काम नहीं कर रहा, तो वो कहीं पर लेट से जॉब करता था, काम करता था, उसके लिए उसको सैलरी मिलती थी। बरोबर? वो भी तो चीजें बेसिक यहां पर मिलना चाहिए। बरोबर? अरे वो जो उसको वैसे भी कहीं ना कहीं और मिलनी चाहिए, मिल जाती थी, वो यहां पर भी तो मिलना चाहिए। अगर जो उसको बिजनेस ना करके जहां पर जो चीजें मिल जा रही थी, यहां पर भी सिर्फ उतनी ही मिल रही है, तो फिर बिजनेस करने का कुछ फायदा है क्या? नहीं। उसको 1 करोड़ पे वैसे भी 10% और कहीं मिल जाते थे, और फुल टाइम यहां के बजाय वो जॉब करता था, तो वहां पर भी उसको सैलरी वगैरह मिल जाती थी। इसको भी है ना अपन कॉस्ट में पकड़ते हैं इन इकोनॉमिक्स। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं अपन? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर ये इम्प्लिसिट कॉस्ट को एक और वर्ड अपन बोल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी तक क्या बताया अपने को? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या? दो चीजें, एक तो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है? इम्प्लिसिट कॉस्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अरे यहां पर अगर बिजनेस नहीं भी करता था तो नॉर्मली इतना तो कमा ही लेता था यार मैं, राइट? ये जो होता है ना नॉर्मल प्रॉफिट, या इतना तो मैं और कहीं भी कमा ही लेता था, इसको अपन कॉस्ट का ही पार्ट बना देते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है? तो फिर सर ये वाला प्रॉफिट कौन सा हुआ?
ये वाला प्रॉफिट जो अपन इकोनॉमिक्स में बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट। इसको अपन कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। लेट से मेरा टोटल रेवेन्यू है 100, मेरे को एक्सप्लिसिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में दो पार्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट लग रहा है 60 रुपए, ठीक है। एक्सप्लिसिट रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट वगैरह जो लग रहा है वो कितने लग रहे हैं? 60 रुपए। अब वैसे तो मेरे को प्रॉफिट कितना दिखना चाहिए? कितना दिख रहा है अभी? 40, बरोबर। पर ये 40 में से नहीं, क्या 20 तो ऐसा है जो मैं ये बिजनेस नहीं करता था तो भी कमा लेता था यार। 20 रुपए तो मेरे पैसे लगाए मैंने, मेरा टाइम लगाया, वो मैं अगर यहां पर नहीं भी लगाता था तो मैं और कहीं कमा लेता था। तो वो भी मैं बिजनेस कर रहा हूं इसके लिए, वो भी तो मेरा एक कॉस्ट ही हो गया। गेटिंग द पॉइंट? आ रहा क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? मैं बिजनेस कर रहा हूं, इसके वजह से मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने पैसे यहां पर लगा रहा हूं, राइट। जो मैं सैलरी वगैरह छोड़ रहा हूं, जो मैं मेरे पैसों पर कमाई हो सकती थी वो छोड़ रहा हूं, वो भी तो मेरे को कॉस्ट ही लग रही है। दैट कॉस्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इसीलिए मेरा प्रॉफिट अकाउंट्स में भले ही 40 दिखे, बट एक्चुअली इकोनॉमिक्स में जब अपन बात करेंगे तो कितना रहेगा वो? 20। दिस इज सुपर प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट, बरोबर। भाई दो चीजें बताओ अभी। लेट से मेरे को एक्सप्लिसिट कॉस्ट लग रहा है, मेरा रेवेन्यू है 200, एक्सप्लिसिट कॉस्ट लग रहा है मेरे को 150, इम्प्लिसिट कॉस्ट मेरे को लग रहा है 50। यहां पर मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना है? इकोनॉमिक प्रॉफिट बताओ कितना है जल्दी से? 0। किसी को डाउट है क्या ये 0 में? अभी बोलो, क्योंकि इसके आगे और अपने को डिटेल में, इसी को मतलब इसका और ज्यादा रेफरेंसेस आते जाएंगे, डिटेल में तो नहीं बट इसका ही रेफरेंसेस और आते जाएंगे। अभी अपना इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है? 0। अगर मैं बोलूं मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट है 10 रुपए, तो मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट 40, राइट। अगर मैं बोलूं लेट्स से रेवेन्यू इज 200 एंड मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज 100, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज 50। अभी मेरा पहले तो ये बताओ इकोनॉमिक प्रॉफिट है कि क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट है कितने का है? कितने का? टोटल 50 का। बिकॉज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके। प्रॉफिट इन अकाउंटिंग सेंस डिफर्स is the difference between total revenue and total cost. Economic profit is the difference between total revenue and total cost, but total cost here includes explicit as well as implicit cost. अकाउंटिंग की अगर अपन बात करें तो अकाउंटिंग में जब अपन कॉस्ट बोलते हैं तो उसमें कौन सी कॉस्ट आती है? सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट इकोनॉमिक प्रॉफिट रिफ्लेक्ट्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट cost, that is cost of self-owned factors used by the entrepreneur in his own business. अब यहां पर एक और चीज ये बताओ, सोच करके थोड़ा, जनरली अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा रहेगा या इकोनॉमिक प्रॉफिट ज्यादा रहेगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां पर अपन कॉस्ट में कुछ तो भी एडिशनल कंपोनेंट ले रहे हैं। सिंस इकोनॉमिक प्रॉफिट
includes opportunity cost associated with self-owned factors, it is generally lower than the accounting profit. जब भी economists speak of profits, means profits after taking into account capital and labor provided by the owners. That is differentiate between normal profit and supernormal profit. नॉर्मल प्रॉफिट में क्या क्या आता है? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट. उसमें क्या क्या आ जाएगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर. 1 करोड़ रुपए मैंने यहां पर लगाया, वो नहीं लगाता था, मेरे को नॉर्मली बाहर से भी 10% तो आ ही जाता था. प्लस रेम्यूनरेशन फॉर लेबर एंड रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर. मैं यहां पर काम नहीं करता था, बिजनेस में नहीं करता था, बाहर करता था, तो मेरे को इतनी सैलरी तो आ ही जाती थी. That is a part of cost itself. नॉर्मल प्रॉफिट, अगर अपने को मैं यहां पर बोलूं कि आपको ऐसा बोलूं कि एक कंपनी है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स से टोटल रेवेन्यू है 300 का, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है 200 का, और नॉर्मल प्रॉफिट है 100 का. यहां पर इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहां पर इकोनॉमिक प्रॉफिट स्टिल इज 0, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? कुछ नहीं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही है. सॉरी, इम्प्लिसिट कॉस्ट ही है. राइट? एमसीक्यू ऐसा आता है, टोटल रेवेन्यू 300, एक्सप्लिसिट कॉस्ट 200 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज लेट्स से 200. बताओ क्या हो रहा है यहां पर? प्रॉफिट ऑफ लेट्स से नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 100, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 100, नॉर्मल लॉस ऑफ लेट्स से 100, या फिर नन ऑफ द अबव. बताओ, नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? इकोनॉमिक लॉस हो रहा है. राइट? नॉर्मल लॉस नहीं है, दिस इज इकोनॉमिक लॉस ऑफ कितना? 100, क्योंकि 300 रेवेन्यू है, 200 एक्सप्लिसिट गया और 100 नॉर्मल प्रॉफिट गया, और 100 नॉर्मल प्रॉफिट एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट लग रहा है अपने को, वो भी गया. Normal profit is a component of cost and therefore what a business owner considers as minimum necessary to continue in the business. Supernormal profit, also called economic profit or abnormal profit, is over and above normal profits. Economic profit को supernormal profit भी बोला जाता है, abnormal profit भी बोला जाता है. ये मार्क कर लेना. It is earned when total revenue is greater than total cost. And total cost में क्या क्या आएगा? Total cost include reward for all the factors including normal profit. ओके, समझा क्या पूरा कॉन्सेप्ट? लिखना हो तो उसको आप जैसा अपन ने ऊपर लिखा था ना वैसा लिख सकते हो. प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में दो, एक कौन सा? एक्सप्लिसिट, एक इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट में ओन फंड्स और सेल्फ लेबर को जो काम कर रहा है वो. दिस प्रॉफिट मींस इकोनॉमिक प्रॉफिट.
और एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट को क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मल प्रॉफिट। आर वी क्लियर? आ रहा क्या समझ में? नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, ये सुन के किसी का दिमाग एबनॉर्मल तो नहीं हो रहा? पक्का? चलो नेक्स्ट। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैज बीन सब्जेक्ट टू सीवियर क्रिटिसिज्म. Many economists pointed out that all firms do not aim to maximize profits. Some try to achieve security. अब वापस अपन जनरल डिस्कशन पे आ गए। वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही अकेला ऑब्जेक्टिव रहता है, ये गलत है। बहुत सारी फर्म्स ट्राई टू अचीव सिक्योरिटी। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव देखा था इसके पहले अपन ने कि बेसिक सर्वाइव एंड स्टे अलाइव subject to reasonable level of profit. H.A. Simon argues that firms have satisfying behavior and strive for profits that are satisfactory. सबने अपनी अपनी अलग अलग बातें बोली है। बॉमोल ने बोली है कि theory of sales maximization holds that sales revenue maximization rather than profit is the ultimate goal. बॉमोल का बोलना था कि कोई भी फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे नहीं जाती, वो काहे के पीछे जाती? सेल्स मैक्सिमाइजेशन के पीछे। क्योंकि उनका मानना था कि कहीं भी कुछ भी बात होती है तो पूछा जाता है कि आपकी सेल्स कितनी है, सेल्स ज्यादा रहेगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ज्यादा ही रहेगा। He cites evidence for his hypothesis that sales rank ahead of profits as the main objective. He asserts that quite common experience that when executive is asked about his business, he will answer that his sales has been increasing and talks about profit only as an afterthought. He points out that to maximize sales, businessmen do not completely ignore costs incurred on output and profits to be made. इसके अलावा A. बर्ले एंड G.C. मीन्स, इनका क्या बोलना था? They pointed out in large business, management is separated from the ownership. ये पॉइंट तो अपन ने ऊपर ही डिस्कस किया था, मैंने बोला था 3-4 बार रेफरेंस आएगा। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अलग रहते हैं और जो ओनरशिप वाले हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े अलग रह सकते हैं। विलियमसन ने बोला था मॉडल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू मैनेजरियल थ्योरी ऑफ फर्म्स बिहेवियर। अगेन वही पॉइंट, ओनर्स प्रेफर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट मैनेजर्स मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी rather than profit maximization. Objective of utility maximization discussed in the context of two types. First, firms owned and managed by entrepreneur himself. Utility maximization implied that choosing an output, owner considered not only money profit but also sacrifice of leisure for producing that level of output. ये क्या बोलते हैं? एक होती है छोटी कंपनी या फिर छोटी दुकान टाइप समझ लो, वहां पर जो है मैनेजमेंट एंड ओनर सेम ही रहता है, तो वहां पर तो कोई ऐसा अलग अलग ऑब्जेक्टिव नहीं रहते क्योंकि वो एक ही पर्सन है। वो बस ये देखता है कि भाई पैसा का अपना मतलब प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, मैं जितना काम कर रहा हूं, मैं अपना लीजर छोड़ करके, अपना आराम छोड़ करके इतना काम कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट होना चाहिए उस हिसाब से वो ऑब्जेक्टिव सेट करके काम करता है। बट इन लार्ज जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होता है? Utility function of managers include not only profits but also promotion of sales, maintaining lavish offices, seeking larger number of staff under their supervision. Manager will maximize his utility by attaining best combination of profits and above other objectives. वो बोलते हैं ओनर क्या चाहते हैं? ओनर चाहते हैं बस एक ही चीज, प्रॉफिट हमारा सबसे ज्यादा हो। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के पीछे ही भागते हैं ओनर्स। बट जो मैनेजर्स है वो क्या चाहते हैं कि भाई सिर्फ प्रॉफिट नहीं, साथ में ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो, हमारी जॉब सिक्योर रहे। अगर ज्यादा प्रॉफिट के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़े और उसमें हमारी जॉब ही चली गई तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
देयर शुड बी रीजनेबल स्टेडी प्रॉफिट्स, बट साथ में बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी होना चाहिए। तो वो ऐसे जो है कि हमारे ऑफिसेस अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए, राइट, प्लस मेरे अंडर बहुत सारे लोग चाहिए काम करने के लिए, मैं बॉस रहना चाहिए। ऐसे सारे ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे सारी यूटिलिटी के हिसाब से वो काम करते हैं। साइट एंड मार्च, ये भी 2 पर्सन थे। इन्होंने क्या बोला था? 4 पॉसिबल फंक्शनल गोल्स इन एडिशन टू प्रॉफिट गोल, नेमली प्रोडक्शन गोल, इन्वेंट्री गोल, सेल्स गोल एंड मार्केट शेयर गोल। इन दोनों का बोलना था कि प्रॉफिट के अलावा और 4 टाइप के गोल्स रहते हैं कोई भी एंटिटी के, वो देखती है। प्रोडक्शन उनका अच्छा रहे, इन्वेंट्री प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड रहे, सेल्स अच्छी रहे और मार्केट शेयर अच्छा रहे। नाउ लास्टली यहां पर क्या बोलते हैं? सिंस ऑल एंटरप्राइजेस हैव मल्टीपल गोल्स, दे नीड टू सेट प्रायोरिटीज। कौन से 5 अपने ऑब्जेक्टिव्स देखे? ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, national. Since enterprise have multiple goals, they need to set priorities. This requires appropriate balancing of the objectives to determine the relative importance. Various objectives may conflict with one another. For example, profit maximization may not be wholly consistent with marketing objective of increasing its market share, which may involve improvement in quality, slashing down of prices, improved customer service. Similarly, social responsibility run into conflict with introduction of technological changes causing unemployment or environmental pollution. वो बोलते हैं जो अपन ने 5 ऑब्जेक्टिव्स देखे ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जैसे अगर एक एंटरप्राइज चाहेगा कि प्रॉफिट एकदम मैक्सिमाइज हो, तो वो क्या करेगा? प्राइसेस ज्यादा चार्ज करेगा, बरोबर? हो सकता है वो मिक्सिंग वगैरह भी करने लग जाए थोड़ी गुड्स में, बट यहां पर फिर कौन सा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव बोलता है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वगैरह के लिए नई टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, एआई वगैरह जैसे अभी आ रहा है, बट अगेन यहां पर जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकालना पड़े, बरोबर? तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स माइट बी कॉम्प्रोमाइज। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग रह सकते हैं और रहते ही हैं। मैनेजर हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। कौन से ऑब्जेक्ट को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी देकर के कैसे सारे ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करना है, ये मैनेजर का काम है। We have discussed different objectives. However, no comprehensive economic theory explaining multitudes of behavior. Therefore, in the rest of this book, we shall continue to assume firm aims at maximizing profit. इतने सब कुछ उन्होंने बता दिए, ये 5 ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, बट इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक एनालिसिस ये मेनली एक ही चीज पर चलता है जो अपन पूरे बुक में भी अज्यूम करेंगे, प्रॉफिट्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलिए रुके फिर यहां पर। थैंक यू सो मच।